वेलकम टू लर्निंग टू चैनल। मैथ प्रैक्टिस सेट 39 में मोस्टली एडवांस मैथ का क्वेश्चन लिया गया है। इससे पहले जो भी सेट होता था उसमें कॉमर्शियल मैथ और एडवांस मैथ दोनों के क्वेश्चन रहते थे, लेकिन प्रैक्टिस सेट 39 में क्या है कि मोस्टली एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। एक या दो क्वेश्चन जो है वो कॉमर्शियल मैथ से होगा। तो देखते हैं सभी जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन डिटेल से देखते हैं। पहला क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से है। इसमें सेक एक्स प्लस कॉस एक्स जो है वो 3 दिया गया है और टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो कोई भी ऐसा मान नहीं मिल रहा है जिसको अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो ये 3 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें इस सवाल को बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पे सेक एक्स प्लस कॉस एक्स जो है वो 3 के बराबर दिया और हमें निकालना है टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, ताकि स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए ये भी। तो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो दोनों बगल अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 ए के बदले में सेक एक्स और बी के बदले में कॉस एक्स बराबर 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या पता है कि हमें सेक और कॉस का ज़रूरत नहीं है, हमें टेन और साइन का ज़रूरत है। तो हम लोग को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वो 1 होता है और वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर जो थीटा होता है वो भी 1 होता है, ठीक है। तो हमें सेक का ज़रूरत नहीं, हमें टेन का ज़रूरत है। तो हम सेक थीटा के बदले में लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी ये सेक स्क्वायर एक्स बदले में क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यानी ये टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा। तो अब फिर ये कॉस स्क्वायर एक्स के बदले में क्या लिख सकते हैं, यानी ये कॉस स्क्वायर एक्स इधर आएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कॉस स्क्वायर थीटा को हम रहने देंगे। अगर साइन स्क्वायर थीटा को हम इधर लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स के बदले में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2। और सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, यानी इस सेक थीटा को 1 बाय कॉस एक्स लिख सकते हैं इस सेक एक्स को, और ये कॉस एक्स कट जाएगा तो यानी यहाँ 1 बचेगा, तो इधर क्या बचा 2 बराबर 9, ठीक है। तो ये टेन स्क्वायर एक्स को रहने देते हैं माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कितना आ गया 1 प्लस 1 2 और 2 4, और वो 4 अगर उधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, यानी बराबर 5 आ जाएगा। तो टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो आएगा वो 5, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। त्रिभुज ABC में जो ABC है वो 90 डिग्री दिया गया है, यानी ये एंगल भी 90 डिग्री दिया गया है और BCDE के समानांतर है। देखिए अगर ये BCDE के समानांतर रहता है तब ये छोटा त्रिभुज ABC और ये बड़ा त्रिभुज ADE, ये क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर ये जो किसी भी त्रिभुज में अगर BC जो है वो DE के समानांतर हो तो ये ABC और ये ADE क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। जब ये समरूप होगा तो जो इसका भुजा का जो साइड का जो रेशियो होगा, यानी उसके जो साइड का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन हो जाएगा, यानी अनुपात, साइड के रेशियो का जो अनुपात होगा वो बराबर हो जाएगा। तो अगर हम ABC में AB लेंगे तो ADE में क्या लेना पड़ेगा, AD लेना पड़ेगा। तो यानी AB और AD का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, वो BC और DE के अनुपात के बराबर होगा, BC और DE के अनुपात के बराबर होगा। और सारा मेजरमेंट दिया गया है, हम सभी मेजरमेंट का मान रख के, यानी जितना भी भुजा दिया गया सबका मान रख के इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। AB 12 दिया गया है और BD 6 दिया गया है, BC 10 दिया गया है और DE निकालना है। तो AB 12 हो गया बटा AD कितना हो जाएगा, 12 प्लस 6 18 इजिकल टू BC 10 दिया गया है और DE हमें निकालना है। तो यहाँ से कैलकुलेशन करके हम लोग निकाल सकते हैं, यानी 6 से 2 बार में और 6 से ये 3 बार में, 2 से ये कितना बार में, 5 बार में, यानी जो DE का मान आएगा वो कितना हो जाएगा 5 गुने 3 यानी 15, यानी DE जो आएगा वो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आएगा 15। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। AB और CD दो समानांतर जीवाएं हैं जो अपने समानांतर व्यास के दो विपरीत दिशाओं में खींची गई है। यानी एक वृत्त में, ये एक वृत्त है, एक वृत्त में
ए बी और सी डी दो समानांतर जीवा है जो केंद्र के विपरीत दिशा में खींची गई। ए बी और ये जो सी डी है वो दो समानांतर जीवा है जो केंद्र के विपरीत दिशा में खींची गई है। ठीक है, दो विपरीत दिशाओं में खींची गई है। ए बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया गया है और सी डी की लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो उन जीवाओं के बीच की दूरी यानी ये दूरी निकालना है, ये उन जीवाओं के बीच की दूरी निकालना है। और इसका त्रिज्या नहीं दिया गया और वृत्त का जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी ये जो त्रिज्या है वृत्त का वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी ये भी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी दूरी निकालना रहता है जो दूरी होता है वो हमेशा लंबवत होता है। दूरी क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है दूरी। जब भी दूरी निकालना रहेगा दो वस्तु के बीच का दूरी, तो अगर ये लंब है तो यानी जो केंद्र से अगर हम इस पे लंब डालेंगे जीवा पे तो इसको क्या करेगा? दो बराबर भागों में बांट देगा। यानी ये 4 तो ये भी 4, यानी ये लंबाई 4 और ये भी लंबाई 4, और ये 6 सेंटीमीटर का था ए बी, तो यानी इसको भी 3 भागों, दो बराबर भागों में 3 में बांट देगा। अब हम लोग को क्या पता है? समकोण त्रिभुज में 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 8 15 17, ये सब ट्रिपलेट होता है। इस सब को याद रखना जरूरी है। अगर ये सब याद रहेगा तो हमें फार्मूला अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, कर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये सब फार्मूला अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ देखिए इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो ये दिया गया है 3 और ये है 5, तो इसका मतलब ये लंबाई 4 हो जाएगा। अगर इस त्रिभुज में देखें तो ये लंबाई दिया गया 5 और ये लंबाई दिया गया 4, तो इसका मतलब ये लंबाई 3 होगा। 3 4 5 का ट्रिपलेट। तो क्या बोला? उन दीवारों के बीच का दूरी कितना होगा? यानी ये 4 और ये 3, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7। यानी उस जीवा को जो बीच का दूरी होगा दोनों जीवा का वो 7 सेंटीमीटर उसका लंबाई आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 3√2 इकाई लंबाई की एक जीवा ए बी वृत्त के केंद्र ओ पर एक समकोण बनाती है, तो ए बी खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? जैसे कोई एक वृत्त है, इस वृत्त में 3√2 लंबाई का जो एक जीवा है, यानी एक जीवा ले लेते हैं, ये कितना है? 3√2 लंबाई का जीवा है। ठीक है, यह जो जीवा है वो केंद्र पर समकोण बनाती है, यानी ये जो जीवा है केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो इसमें ए ओ बी खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी हम लोग को क्या पता है? त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो क्या होता है? πr² थीटा बटा 360 या फिर थीटा बटा 360 गुने πr²। ठीक है, तो थीटा हमें पता है 90 डिग्री, पाई का मान तो हमें पाई का मान पाई ही रखना है, हर जगह ऑप्शन में पाई दिया गया है। अगर हमें आर पता चल जाए तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आर कैसे पता करेंगे? जैसे अगर हम देखें केंद्र से ये भी जो है वृत्त के लिए त्रिज्या हुआ और ये भी वृत्त का त्रिज्या है, यानी ये अगर आर तो ये भी आर हो जाएगा। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, यानी r² प्लस r² बराबर क्या हो जाएगा? 3√2 हो जाएगा। यानी 2r² बराबर इसका 3√2 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 3 3 9 दूनी 18, तो यानी 2r² बराबर 18, तो यानी 2 से 9 बार में, यानी r² बराबर 9, तो r बराबर 3 आ गया, यानी त्रिज्या भी 3 पता चल गया। अब हम इसमें मान रख के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। थीटा के बदले में 90 बटा 360, पाई के बदले में पाई ही रहने देते हैं, और r², यानी r मेरे पास 3 आया था तो 3 गुने 3, 3 गुने 3। ठीक है, तो 90 से ये 4 बार में, तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 9, ये 9 बटे 4 पाई, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा 9 बटे 4 पाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक मीनार की ऊंचाई h मीटर है और मीनार का शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है। जैसे मान चलिए एक मीनार है जिसका ऊंचाई h मीटर दिया गया है। ठीक है, और एक बिंदु से इस पे जो उन्नयन कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है? अल्फ़ा बन रहा है। किसी एक बिंदु से इस मीनार पे जो उन्नयन कोण बन रहा है वो अल्फ़ा बन रहा है। ठीक है, मीनार की ओर h/2 दूरी तक चलने के बाद, यानी हम कुछ दूरी चले, यानी h/2 दूरी चले, तब जो उन्नयन कोण बनता है वो क्या बनता है? तब उन्नयन कोण बीटा हो जाता है। ठीक है, तो कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा का मान क्या होगा? देखिए, अगर आपको एक फार्मूला पता होगा तो उस फार्मूला से बहुत ही इजी वे में सवाल बन जाएगा। जैसे अगर मान चलिए
एक मीनार से दो बिंदु के बीच का उन्नयन कोण ये θ1 मान लीजिए और ये θ2 मान लीजिए, ठीक है। और इन दोनों बिंदु के बीच का जो दूरी है d दिया गया है और ये मीनार का जो ऊंचाई है वो h मान लेते हैं, ठीक है। तब ये d और h में क्या संबंध होता है, तब d बराबर होता है h cot θ1 माइनस cot θ2। ये फार्मूला को याद रख लीजिए, ये फार्मूला का यूज आपको ये हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में बहुत काम देगा, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या होता है, d बराबर h cot θ, यानी इस दोनों बिंदु के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है h cot θ1 माइनस cot θ2, जहाँ पे θ1 छोटा रहेगा और θ2 बड़ा रहेगा, ठीक है। उसी तरह से सेम वही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी d बराबर d के बदले में h/2, d बराबर h यानी ऊंचाई कितना दिया गया, यहाँ पे h ही दिया गया है, h cot θ1 यानी θ1 छोटा कोण कौन है अल्फ़ा माइनस cot θ2, θ2 कौन है बीटा, ठीक है। ये h से h कट गया तो cot अल्फ़ा माइनस cot बीटा का जो मान आया वो 1/2 आ गया, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा 1/2 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगर ये फार्मूला आपको पता होगा तो ये 10 सेकंड में ये सवाल बन जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया गया साइन पी प्लस कोसेक पी बराबर 2 दिया गया है, यानी साइन पी और कोसेक पी का मान हम 1/sin पी लिख सकते हैं, यानी कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा के बदले में 1/sin पी लिख सकते हैं बराबर 2। तो हमें क्या निकालना है, साइन के पावर 7p, साइन के पावर 7p प्लस 1/कोसेक के पावर 7p को क्या लिख सकते हैं, 1/sin के पावर 7p लिख सकते हैं। तो इसका भी जो आंसर होगा वो 2 होगा। क्यों होगा 2 वो भी देख लेते हैं। जैसे अगर कोई संख्या और उसके रिवर्स यानी उस संख्या का उल्टा का अगर योग अगर 2 दिया गया है तो पावर में कुछ भी रहे, यानी x का पावर मान चलिए 100 रहे प्लस 1/x पावर 88 रहे, कुछ भी रहे पावर में कुछ भी रहे, इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा 2 आएगा, क्योंकि ये जब 2 के बराबर है इसका मतलब x 1 होगा, तभी तो 1 + 1 2, और 1 के पावर कुछ भी रहता है वो 2 ही, 1 के पावर कुछ भी रहता है वो 1 ही आता है, यानी 1 + 1 यहाँ भी 2 ही आएगा। उसी तरह sin p प्लस 1/sin p अगर 2 दिया गया तो इसका मतलब sin p का मान 1 होगा। अब 1 के पावर कुछ भी रहे तभी ये 1 रहेगा, तभी तो 1 का + 1 2 हो जाएगा। अब 1 के पावर कुछ भी रहे वो 1 ही आएगा, यानी ये 1 और + 1 यानी 2 ही आएगा, यानी इस सवाल का आंसर 2 ही आएगा। यानी इस तरह का सवाल जब भी मिले, यानी कोई संख्या उसके रिवर्स का योग 2 जहाँ भी मिले तो आँख बंद करके उस संख्या का पावर कुछ भी रहे 2 आंसर टिक आउट करना है। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। देखिए अगर हम इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा ये 2 4 5 स्टेप करना पड़ेगा, लेकिन ये सिंगल स्टेप में बन जाएगा। कैसे, जैसे ये a² - b² है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं a + b × a - b। अगर a + b करेंगे तो 3 × 5 इंटू a - b करेंगे तो 3 में से 2 गया 1, यानी 5 × 1 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर को बाद में लिख लिए। अगर हम केवल इसको सॉल्व करें तो a + b × a - b यानी 5 4 9, 5 4 9, और a - b करेंगे तो 5 में से 4 गया 1, तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 9 का 9 ही रहने तो 9 का स्क्वायर। फिर इसको देखें 6 + 5 11, यानी 11 का स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। 6 5 a + b × a - b करेंगे तो a - b तो 1 आ जाएगा, तो 1 से गुना करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं, अब देखिए अगर अभी भी एक चीज़ कर सकते, जैसे ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 9 का स्क्वायर 81 हो गया और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। अगर सबको जोड़ते हैं तो पहले अगर इकाई स्थान देखें तो 5 1 6 1 7, यानी इकाई स्थान 7, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इकाई स्थान 7 एक ही ऑप्शन में है। अब नेक्स्ट सवाल देखें। जैसे अगर ये सवाल देखें sin 45 + थीटा माइनस cos 45 - थीटा, ठीक है। तो इस सवाल को क्या करना है कि थीटा का कोई भी मान रख के हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर थीटा का मान 30 डिग्री रखेंगे तो 45 और 30 कितना था 75, sin 75 का मान निकालने में हमें सुविधा नहीं होगा, इसीलिए थीटा का मान 30 डिग्री नहीं रखेंगे। थीटा का ऐसा मान रखें कि यहाँ भी मान निकालने में सुविधा हो, यहाँ भी मान निकालने में सुविधा हो, यहाँ भी मान निकालने में सुविधा हो। तो थीटा का एक ही मान पॉसिबल हो रहा है, वो क्या हो रहा है 0 डिग्री। थीटा का क्या चीज़ मान पॉसिबल हो रहा है, थीटा का मान 0 डिग्री। और साइन और कॉस का बात है ना, तो 0 डिग्री आप रख सकते हैं, 0 और 90 डिग्री साइन और कॉस में रख सकते हैं। एक मान 0 डिग्री पॉसिबल हो रहा है और दूसरा मान 45 डिग्री पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम 45 डिग्री लेते हैं तो ये दोनों ऑप्शन मैच कर जाएगा, ये दोनों ऑप्शन
मैच कर जाएगा 45 डिग्री रखने पे, क्योंकि साइन 45 भी वही होता है जो कॉस 45 होता है, यानी 1/√2 होता है। अगर हम थीटा का मान 0 डिग्री रखते हैं इस सवाल में, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 45, 45 प्लस 0 45 होता है ना, माइनस कॉस 45, साइन 45 और माइनस कॉस 45, तो कितना हो जाएगा, साइन 45 कितना होता है, सॉरी 1/√2 और कॉस 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 में से 1/√2 गया 0, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर 45 डिग्री भी रखेंगे तो भी ये सवाल का आंसर 0 आएगा। जैसे अगर हम 45 डिग्री रखते हैं तो यानी साइन 45 प्लस 45 कितना होता है 90, माइनस कॉस 45 माइनस 45 कितना होता है 0, तो साइन 90 कितना होता है 1 और कॉस 0 होता है 1, यानी 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी थीटा का कोई भी मान रख के हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट सवाल देखें, एक व्यक्ति एक सीढ़ी पर चढ़ रहा है जो दीवार के साथ 30 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। जैसे कहने का मतलब है एक व्यक्ति है और एक सीढ़ी पर चढ़ रहा है जो दीवार के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करेंगे कि यहाँ पे 30 डिग्री मान लेंगे। जनरली यहीं पे 30 डिग्री माना जाता है उन्नयन कोण, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया, यहाँ पे लैंग्वेज चेंज है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सीढ़ी है वो दीवार के साथ 30 डिग्री कोण पर झुकी है, यानी ये जो सीढ़ी है इस दीवार के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, यानी ये जो एंगल होगा ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो वह व्यक्ति 2 मीटर पर सेकंड की गति से चढ़े, यानी इस दीवार पर अगर वो जो है 2 मीटर पर सेकंड की गति से चढ़ता है तो क्या चीज़ बोला, वो दीवार तक किस गति से पहुंचेगा, यानी अगर ये दीवार तक आएगा तो वो किस गति से पहुंचेगा, यानी अगर यहाँ से अगर दीवार तक जाएगा तो किस गति से पहुंचेगा। जैसे अगर आपको पता होगा कि ये जो समकोण त्रिभुज में 30 60 90 अगर दिया रहता है, जैसे ये एंगल 30 दिया गया है, ये एंगल 60 और ये एंगल 90, ठीक है, तो 30 60 90 का जो अनुपात होता है 1:√3:2 होता है। इसका मतलब 30 डिग्री के सामने वाला भुजा की लंबाई 1, तो 60 डिग्री के सामने वाला भुजा की लंबाई √3, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा की लंबाई 2। अगर हम यहाँ देखें ये 30 है, ये 90 होगा तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा की लंबाई 1, 60 डिग्री के सामने वाला भुजा की लंबाई √3, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा की लंबाई 2, यानी जब दो दूरी को 2 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है तो एक दूरी को 1 मीटर पर सेकंड की गति से पहुंचेगा, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल को मूव करते हैं। जिसे इसमें 2 sin 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा माइनस 3 sin 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 1 का मान कितना है। तो देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा का जब भी बात आए और वैसे भी हमें मान जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू में निकालना है, तो हम क्या करते हैं थीटा का कोई भी मान पुट कर देंगे, और साइन कॉस का जब भी बात आए तो हम क्या करते हैं थीटा का मान जो है वो 90 डिग्री पुट कर देते हैं। ठीक है, थीटा का मान अगर हम 90 डिग्री पुट करेंगे 2 sin 90 कितना होता है 1, 1 के पावर 6 कितना हो जाएगा 1, प्लस कॉस 90 0, यानी प्लस 0 कर देते हैं, माइनस 3 sin 90 कितना होता है 1 और कॉस 90 0 और प्लस 1, यानी 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और 3 को 1 से गुना करेंगे 3 और प्लस 1 और 2 1 3 और माइनस 3 0, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आएगा। यानी जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू में मान निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे थीटा का कोई भी मान पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। जैसे tan थीटा इसमें a/b दिया गया है, tan थीटा कितना दिया गया है a/b दिया गया है, और हमें क्या निकालना है a sin थीटा प्लस b cos थीटा डिवाइड बाय a sin थीटा माइनस b cos थीटा, यानी ये मान निकालना है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान देंगे कि अगर tan थीटा का कुछ मान दिया रहे और उस मान से हमें साइन और कॉस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तब क्या करेंगे अगर पावर में सेम हो, हर जगह पावर 1 है ना, तो कुछ नहीं करना, इस tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इस tan थीटा को लिख सकते हैं। इसका मतलब साइन थीटा का मान अगर a हो जाता है तो कॉस थीटा का मान b हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे ये साइन थीटा का मान a, कॉस थीटा का मान b इसमें पुट कर देंगे, तो साइन थीटा अगर a रहेगा तो a गुना a स्क्वायर, अगर कॉस थीटा b है तो b गुना b स्क्वायर, उसी तरह नीचे a गुना a स्क्वायर माइनस b गुना b स्क्वायर, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि ये सब सवाल बहुत ही ईजी रहता है। यहाँ पे क्या करना है, जैसे अगर कहीं पे भी योग 90 डिग्री होता है ना,
तो उसको 1 मान लीजिएगा, ठीक है, वो 1 हो जाता है। जैसे अगर मान चलिए आप बात कीजिए, जैसे sin 39 बाय cos 51 दिया गया है, cos 51 दिया गया है, तो इस sin 39 को sin 39 ही रहने देते हैं, और ये cos 51 को अगर इस cos थीटा को अगर हम sin में बदलेंगे तो एंगल को 90 में से घटाना पड़ेगा। अगर हम 90 में से 51 को घटाएंगे तो 39 आएगा, तो ये दोनों कट के 1 आ गया ना, यानी इस दोनों का योग 90 है तो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो उसी तरह से जहाँ पे योग 90 हो उसको 1 कर दीजिए, यानी ये दोनों 1 हो जाएगा, +2। देखिए ये tan 11 और tan 79 दोनों मिलकर एंगल 90 हो रहा है, तो इसको भी 1 कर देंगे। फिर 31 और 59 ये दोनों मिलकर 90 हो रहा है, इसको भी 1 कर देंगे। और ये tan 45 तो 1 होता ही है, -3 ये दोनों मिलकर 90 हो रहा है, तो इसको भी 1 कर देंगे, -3 यानी 1 + 2 -3 यानी 2 1 3 -3 कितना हो जाएगा 0, यानी सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे x बराबर 27 दिया गया है, यानी √x + √y बराबर √729 दिया गया है। यानी सवाल में सुधार लीजिएगा, यानी वहाँ पे बराबर दिया गया था, जो क्वेश्चन पेपर में होगा यहाँ पे बराबर दिया गया, यहाँ पे बराबर नहीं प्लस का साइन होना चाहिए, यहाँ पे प्लस का साइन होना चाहिए। तो अगर हम √x करेंगे, ये √x, तो यानी 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 3, 3 का क्यूब 27 होता है ना, प्लस √y, और ये 729 किसका क्यूब रूट होता है 9 का, ठीक है। तो अगर ये 3 उधर जाएगा यानी √y बराबर 6 हो जाएगा, और अगर ये क्यूब रूट को हटाएंगे तो उधर ये क्यूब हो जाएगा, यानी 6 का क्यूब कितना होता है 216, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसको कुछ नहीं करना था, इसमें क्या करना था परमीकरण कर देना था। अगर हम परमीकरण करेंगे तो ये सवाल बहुत ही ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर हम इसका परमीकरण करते हैं, 3√3 डिवाइड बाय √5 + √2 है। अगर हम इसका परमीकरण करेंगे तो √5 - √2 से गुना करना पड़ेगा, तो नीचे क्या हो जाएगा a + b × a - b यानी a² - b², यानी √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, यानी 5 में से 2 गया 3, यानी नीचे का जो कैलकुलेशन 3 आएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा √3 × √5 - √2, इतना कैलकुलेशन बचा, यानी √15 - √6, यानी इसको इससे गुना करेंगे फिर इसको इससे गुना करेंगे, √15 - √6, यानी इस पूरा का कैलकुलेशन कितना आया √15 - √6, यानी पहले इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं √5 + √3, फिर इसको आते हैं, यानी इसका जो कैलकुलेशन है वो कितना है √15 - √6, ठीक है। अब इसका परमीकरण करते हैं, यानी √5 यहाँ पे क्या है √5 बाय √3 + √2। अगर हम इसका परमीकरण करेंगे तो √3 - √2 से गुना करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा a + b × a - b यानी a² - b², √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और √2 का स्क्वायर करेंगे 2, यानी 3 में से 2 गया कितना हो गया 1, 1 आ गया ना। तो नीचे तो 1 आ जाएगा, बट्टा में 1 रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्या करेंगे √5 को √3 से गुना करेंगे तो √15, और √5 को √2 से गुना करेंगे तो -√10, ठीक है। यानी इसका जो कैलकुलेशन आया वो कितना आ गया √15 - √10। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो माइनस साइन के कारण ये √15 प्लस में है तो नेगेटिव √15 हो जाएगा, और ये माइनस में है तो माइनस ये और माइनस ये दोनों माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस √10 हो जाएगा। तो ये √5 + √3 तो इसको रहने ही देते हैं। अब ये √15 से √15 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा √10 - √6 बचा, ठीक है। अब देखिए √5 + √3 को तो रहने ही देते हैं, और इसमें क्या करते हैं हम लोग √2 कॉमन ले लेते हैं। अगर हम √2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा √5 बचेगा, √10 में से √2 कॉमन लिए तो √5 बचेगा, और इसमें √2 कॉमन लेते यहाँ पर √3 बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखें तो ये क्या आ गया a + b × a - b यानी a² - b², √5 का स्क्वायर करेंगे 5 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3, यानी 5 में से 3 गया 2, और ये √2 एक्स्ट्रा बच गया, यानी 2√2, यानी इस सवाल का जो आंसर आएगा √2 नहीं, यानी इस सवाल का जो आंसर आएगा 2√2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे इस सवाल को अगर हम लोग सिमिलैरिटी से बनाएंगे तो बहुत ईजी बन जाएगा, वैसे हम इसको सिंपल वे में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देख ले, पहले हम प्रोसेस से देख लेते हैं, उसके बाद सिमिलैरिटी से देख लेंगे। जैसे ये इस बटा में x है, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 3/x - 5x/x, इसको लिख सकते हैं ना 3/x -
5x बट्टा एक्स, ठीक है। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 3 बट्टा वाई प्लस 3 बट्टा वाई, 1 मिनट, प्लस 3 बट्टा वाई माइनस 5y बट्टा वाई। सेम उसी तरह से इसको लिख सकते हैं 3 बट्टा जेड माइनस 5z बट्टा जेड बराबर 0, यानी ये x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा। इस तीनों में अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो ये क्या आएगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। अब ये देखिए यहाँ 5 5 10 5 15, माइनस 15 अगर उधर जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा। अगर हम 3 से काटेंगे तो ये 5 बार में, यानी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z कितना गया, 5। यानी इस सवाल का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यानी ये तो बेसिक से हम इस सवाल को सॉल्व कर लिए। सिमिलरिटी से कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे, जैसे सिमिलरिटी का यूज हम तब करेंगे, पहले ये जान लेते हैं, जब x और y और z का जो सेम x y z सेम तरीके से देखे, जिस तरह से x का वैल्यू दिया गया उसी तरह से y का भी वैल्यू दिया गया, उसी तरह से z का भी दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, x y z को बराबर कर देंगे। यानी सबको हम लोग क्या करते हैं, x y z को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, x बराबर y बराबर z कर लेंगे। अगर x y z बराबर है तो इस y के बदले में हम x लिख दें और इस z के बदले में भी x लिख दें, क्योंकि तीनों जब बराबर है तो। अब एक मान को 3 बार जोड़ने से अच्छा हम इसको 3 से गुना कर दें, 3 बट्टा 3 माइनस 5x बट्टा x बराबर 0। एक मान को 3 बार जोड़ने से अच्छा है 3 से हम गुना कर दें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3 माइनस 5x बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये x जाएगा तो भी 0 और ये 3 इधर गुना होगा तो भी 0, तो यानी 5x बराबर 3, तो x बराबर कितना जाएगा, 3/5। जब x बराबर 3/5 तो हमें क्या निकालना है, 1 मिनट, x बराबर 3/5 आ गया ना, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, यानी इसको भी x कर दे जब तीनों बराबर हैं। इसका मतलब एक मान को 3 बार जोड़ने से आता है 3 से गुना करें, 3 गुने 1/x का मान निकालना है, यानी बराबर 3 गुने 1/x के वाले में कितना, 3/5, यानी 3 और बट्टा 5 करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये 3 से 3 कट गया, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा 5 हो जाएगा, यानी उसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सिमिलरिटी से भी बना सकते हैं और बेसिक से भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यदि ए वी 0 से बड़ा हो और बिंदु ए वी तीसरे चतुर्थांश में हो, कहने का मतलब है अगर दोनों पॉजिटिव रहता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, सॉरी एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स ये निगेटिव है ना और वाई पॉजिटिव है, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव, ठीक है। तो ए बी में अगर दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन क्या किया कि ए बी को फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं रख के इसको थर्ड क्वाड्रेंट में दे दिया गया है, यानी ए बी को तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, यानी तीसरे चतुर्थांश रख दिया गया, यानी जो फर्स्ट चतुर्थांश में होना चाहिए उसको तीसरा चतुर्थांश में रख दिया गया। तो बोला जा रहा है कि बिंदु माइनस बी और माइनस ए किस चतुर्थांश में होगा, यानी दोनों अगर निगेटिव हैं तो इसका मतलब वो थर्ड चतुर्थांश में होगा, दोनों अगर निगेटिव हैं इसका मतलब वो थर्ड चतुर्थांश में होगा। लेकिन जब फर्स्ट चतुर्थांश वाले को एक चतुर्थांश आगे करके थर्ड चतुर्थांश में लिख दिए, तो उसी तरह से थर्ड चतुर्थांश वाले को एक चतुर्थांश छोड़ के उसको फर्स्ट चतुर्थांश में रखना पड़ेगा। इसका मतलब माइनस बी और माइनस ए किस चतुर्थांश में आएगा, फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जिस तरह से फर्स्ट चतुर्थांश वाले को हम थर्ड चतुर्थांश में शिफ्ट किए, उसी तरह से थर्ड वाले को फर्स्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, इसमें क्या है कि x बराबर √5 माइनस √2, √5 माइनस √2 और बाय √5 प्लस 2 दिया, √2 ने केवल 2 है, √5 माइनस 2 और ये √5 प्लस 2 दिया गया है, तो x पावर 4 और प्लस यहाँ पे x पावर -4 है, 1/x पावर 4 लिख सकते हो उसको। यानी यह कैसा होगा, कर्णीय होगा, परिमेय संख्या होगा, पूर्णांक होगा, अपरिमेय संख्या होगा, कैसा होगा। तो सबसे पहले हम x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 निकालने की कोशिश करेंगे। x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 निकालने से अच्छा है, सबसे पहले अगर हम x प्लस 1/x अगर निकाल लेते हैं, x प्लस 1/x निकाल लेते हैं, x प्लस 1/x बराबर a दिया गया, तो x² प्लस 1/x² कितना हो जाता है, a² - 2 और x³ प्लस 1/x³ x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, ये निकालने में हमें सुविधा रहता है। कब, जब x प्लस 1/x हमें पता रहता है। तो अगर हम x निकालने की कोशिश करेंगे, अगर हम इसका परिमेयकरण करेंगे
तो √5 माइनस √2 से परमेकन कर देंगे, √5 माइनस √2 से, तो ऊपर क्या आ जाएगा a प्लस √5 माइनस केवल 2 है, √5 माइनस 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो a स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5, बी स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और माइनस ए बी करेंगे तो 2 गुने √5 गुने 2 यानी 4√5 हो जाएगा, और नीचे ए बी करेंगे, नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर 5 है, 2 का स्क्वायर 4, यानी 5 में से 4 गया 1, नीचे 1 लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर क्या आ गया 9 प्लस 4√5 आ गया, सॉरी 9 माइनस 4√5, 9 माइनस 4√5 आ गया। ठीक है, अगर हम 1/x निकालेंगे तो ये पता होना चाहिए कि अगर ये 9 माइनस 4√5 है तो 1/x 9 प्लस 4√5 होगा, यानी परमीकरण करने पे क्या होता है कि साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, जब हमें x बराबर 9 माइनस 4√5 दिया गया है और 1/x 9 प्लस 4√5 दिया गया है, तो x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, यानी 9 माइनस 4√5 प्लस 9 प्लस 4√5, तो ये दोनों कट जाएगा, तो 9 9 18 आ गया। देखिए जब x प्लस 1/x बराबर 18 आ गया तो आप x का पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 निकालेंगे, यानी 2 बार स्क्वायर करके अगर 2 घटाएंगे तो ये कोई ना कोई संख्या ही ना आएगा, कोई ना कोई संख्या ही आएगा, 1276 आए, 1575 आए, कोई ना कोई संख्या ही आएगा। जब कोई ना कोई संख्या आएगा तो करनी हो नहीं सकता है, परमेय संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा, कोई ना कोई संख्या आएगा, पॉजिटिव आए चाहे निगेटिव आए, वो कौन सा संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जिससे अगर x प्लस 1/x बराबर अगर हमें पता होता है a, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2, क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाता है a क्यूब माइनस 3a, a क्यूब माइनस 3a। ठीक है, उसी तरह से x प्लस 1/x बराबर अगर 3 दिया गया है, x प्लस 1/x बराबर अगर 3 दिया गया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2, यानी 3 का स्क्वायर में से 2 गया तो 7 हो जाएगा, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a, यानी 3 का क्यूब 27, और माइनस 3 गुने 3 9, यानी ये 18 हो जाएगा। हमें x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों को गुना कर देना है, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को क्या करेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब से गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7 गुने 18। ठीक है, और अब हम देखिए ये x स्क्वायर किससे गुना करेंगे, तो दोनों बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, प्लस यही x को हम अगर इससे गुना करेंगे तो 1/x आ जाएगा, ये स्क्वायर है और ये क्यूब है तो 1/x बच जाएगा। फिर अगर हम इसको इससे गुना करेंगे तो ये क्यूब है और ये स्क्वायर है तो एक x बच जाएगा, फिर इसको गुना करेंगे इससे तो यानी 1/x पावर 5 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 17 को 8 से गुना करेंगे तो 126 आ जाएगा। तो हमें निकालना है, ये मान निकालना है x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 निकालना है, और x प्लस 1/x हमें कितने दिया गया 3 दिया गया, अगर 3 उधर माइनस होगा तो 126 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 123, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यानी x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालेंगे, फिर इस दोनों क्या करेंगे गुना कर देंगे तो x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC, यानी ABC एक त्रिभुज ले लेते हैं ABC, जिसमें AC जो है ये AC वो BC के बराबर दिया गया है, उसकी बजाय BC को D तक बढ़ाया गया, ये जो BC है उसको D तक बढ़ाया गया है कि ताकि BC और CD बराबर हो जाए, यानी ये जो BC है और ये CD है ये दोनों बराबर हो जाए। अगर BC CD के बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है AC के बराबर है, तो इसका मतलब AC भी CD के बराबर हो जाएगा, और एक एंगल दिया गया है ABC 50 डिग्री, यानी ये ABC है, यानी ये जो एंगल है वो 50 डिग्री दिया गया है, तो क्या चीज़ निकालना है BAD निकालना है, ये पूरा एंगल निकालना है BAD। अब आते हैं, हम लोग को क्या पता है कि त्रिभुज के बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, बराबर भुजा के सामने का जो कोण होता है वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, यानी यही चीज़ का यूज करके हम सवाल को बनाएंगे, जैसे ये भुजा BC और AD बराबर हैं, AC बराबर हैं, तो यानी इस भुजा के सामने का ये कोण
और इस भुजा के सामने का ये कोण बराबर होगा, यानी ये 50 डिग्री, तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा यहाँ तक। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, यानी ये 50 50 100, तो बच गया ये 80 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा तीनों कोणों का योग। अब एक ही ओर का जो बना कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है एक रेखा पे, यानी इसका मतलब ये 80, तो बाकी ये 100 डिग्री बचेगा। अगर ACD त्रिभुज का बात करें, त्रिभुज ACD का अगर हम बात करें, ये त्रिभुज का, ये ACD का, इसका भी तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, जिसमें से ये 100 डिग्री दिया गया है और ये भुजा बराबर होने के कारण ये कोण और ये कोण बराबर होगा। अब ये 100 डिग्री बच गया, तो बाकी बचा 80 डिग्री, 80 डिग्री में ये 40 डिग्री हो जाएगा और ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। 80 डिग्री में दोनों बराबर है, तो बराबर वाला बांटेंगे तो 40 40 हो जाएगा। तो हमें ये पूरा निकालना था ना, ये पूरा कितना हो जाएगा, 50 + 40 यानी 90, यानी BAD जो आएगा वो 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। यदि कोई सरल रेखा L x अक्ष की धनात्मक दिशा में थीटा जो है 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री से ज़्यादा का कोण बनाती है। जैसे अगर हम एक लेते हैं, ठीक है, ये x अक्ष है, धनात्मक दिशा, ये x धनात्मक है और ये x ऋणात्मक है। तो कोई रेखा है जो थीटा धनात्मक दिशा के साथ 90 डिग्री से ज़्यादा कोण बनाती है। अगर हम इस तरह से रेखा लेंगे तो ये x एक्सिस के साथ 90 डिग्री से कम कोण बनाएगी, तो हम इस तरह से नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब जो रेखा लेना पड़ेगा वो कुछ इस तरह से लेना पड़ेगा, तभी तो x धनात्मक के साथ वो 90 डिग्री से ज़्यादा का कोण बनाएगी। यानी ये जो रेखा है वो L रेखा है, ये L रेखा है जो धनात्मक x एक्सिस के साथ 90 डिग्री से ज़्यादा का कोण बना रही है। ठीक है, एक रेखा L1 जो L पर लंबवत है, y अक्ष के साथ बनाया गया न्यूनकोण क्या होगा। यानी एक रेखा L1 है जो इस पे लंबवत है, यानी ये जो है ये L1 वो L पे क्या है, लंबवत है, यानी ये 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो क्या चीज़ पूछ रहा है, y अक्ष के साथ न्यूनकोण कितना होगा। देखिए y अक्ष के साथ न्यूनकोण यानी ये कोण निकालना है, y अक्ष के साथ न्यूनकोण यानी ये कोण निकालना है हमें, ये वाला कोण। और ये कोण जो है वो थीटा दिया गया है, थीटा डिग्री कोण बनाती है। तो इसको बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे। जैसे ये थीटा है, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अगर हम ये पूरा बाहरी कोण निकालेंगे, ये कोण, तो ये बाहरी कोण क्या हो जाएगा, आंतरिक सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। यानी ये जो पूरा कोण होगा वो 90 डिग्री प्लस 180 माइनस थीटा के बराबर होगा, ये पूरा कोण। जिसमें से अगर ये 90 डिग्री का कोण है, अगर ये हम 90 डिग्री घटा देंगे तो केवल ये कोण बच जाएगा ना। अगर हम इसमें से 90 डिग्री घटा देंगे, यानी ये 90 से 90 कट गया, यानी जो ये कोण बचेगा वो 180 माइनस थीटा बचेगा। और 180 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले खुद से एक बार कॉपी पर प्रैक्टिस कर लेना, ये सवाल बहुत ही ईजी है, समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, उसके एक बाहरी बिंदु से केंद्र की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करेंगे। अगर किसी को पता है कि 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, क्योंकि बाहरी बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो केंद्र द्वारा उस पर 90 डिग्री कोण बनेगा, या स्पर्श रेखा पर केंद्र 90 डिग्री कोण बनाता ही है। तो 90 डिग्री आगे इसका मतलब समकोण त्रिभुज का बात कर रहा है। समकोण त्रिभुज का बात कर रहा है जिसका मतलब ये 6 10, तो ये इसका जो होगा लंबाई 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। ट्रिपलेट याद रहेगा तो ये सवाल 10 सेकेंड में बन जाएगा, 10 सेकेंड से भी कम 5 सेकेंड में बन जाएगा सवाल। ठीक है, इस सवाल को छोड़ देते हैं, खुद से बना लेना है। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। त्रिभुज ABC का जो केंद्रक है वो G है। त्रिभुज ABC का जो केंद्रक है ABC, यानी इसका केंद्र किसको बोलते हैं, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। यानी तीनों माध्यिका जहाँ पे मिलती हैं, तीनों माध्यिका जहाँ पे मिलेगी वो क्या कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा। यानी ये G केंद्रक है। ठीक है, और GBD का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर है। BC का मध्य बिंदु G है, यानी BC का जो मध्य बिंदु है वो D है, BC का मध्य बिंदु D। और ये BGD का जो क्षेत्रफल है, ये BGD का क्षेत्रफल वो कितना दिया गया, 6 सेंटीमीटर दिया गया, यानी ये BGD। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो केंद्रक होता है ना मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा से, इससे जितना भी त्रिभुज बनता है, जैसे कितना त्रिभुज बना, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज, यानी टोटल 6 त्रिभुज बना। जब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल
6 सेंटीमीटर दिया गया है, ये BGD एक ही त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 6 सेंटीमीटर दिया गया है तो पूरा त्रिभुज है वो छः छोटा छोटा त्रिभुज से मिलकर बना है, तो 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी 6 त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज ये 2 3 4 5 6, ये 6 का 6 त्रिभुज क्या होगा, आपस में बराबर होगा, और जब आपस में बराबर होगा तो एक का वैल्यू 6 तो 6 का वैल्यू 36। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि कोई त्रिभुज एक वृत्त के अंतर्गत बना है और उस वृत्त का व्यास है, कोई त्रिभुज एक वृत्त के अंतर्गत बना है और उस वृत्त का व्यास त्रिभुज की एक भुजा है, जैसे कहने का मतलब है एक वृत्त के अंतर्गत एक त्रिभुज बना है और इस त्रिभुज का जो एक भुजा है वो वृत्त का व्यास है, यानी AB अगर मान चलिए भुजा ले लेते हैं, ये वृत्त का व्यास भी है और साथ ही साथ त्रिभुज का भुजा भी है, तो इसका मतलब कुछ इस तरह से त्रिभुज हम बना लें। ठीक है, हम लोगों को क्या पता है कि अर्धवृत्त पे जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण होता है, या व्यास के द्वारा जब हम व्यास के द्वारा अगर हम परिधि पे कहीं भी कोण बनाएंगे तो वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब एक कोण 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब वो त्रिभुज किस प्रकार का होगा, समकोण त्रिभुज का होगा। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। AB और BC O केंद्र वाले एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, यानी कोई वृत्त है, इस वृत्त की दो जीवाएं AB और BC, यानी B कॉमन है, यानी B अगर हम यहाँ मान लेते हैं तो AB और BC, ये BC और ये AB वृत्त की दो जीवाएं हैं। P और Q AB और BC के मध्य बिंदु है, यानी P AB का मध्य बिंदु है और Q BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो OQBP केंद्र O मान लेते हैं, OQBP, यानी ये जो काला वाला दिया गया है, ये काला वाला OQBP, ये किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। एक चीज़ ध्यान देंगे, ये अगर मध्य बिंदु पर है तो केंद्र द्वारा ये 90 डिग्री कोण बनेगा, ये भी यहाँ पे भी केंद्र से अगर हम इस पे लंब 90 डिग्री का ये भी बनेगा, केंद्र से जो मध्य बिंदु को मिला देते हैं तो 90 डिग्री कोण बनाता है मध्य बिंदु पे, तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक, तो लेकिन बाकी दो कोण के बारे में तो पता नहीं चला, ये दो कोण के बारे में पता चला कि 90-90 होगा, लेकिन बाकी दो कोण के बारे में पता नहीं चला कि 90-90 होगा, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वर्ग होगा। और ये भी नहीं बोला गया कि AB और BC का लंबाई बराबर है, तो इसीलिए हम आयत और वर्ग भी नहीं कह सकते हैं। समचतुर्भुज में भी हम नहीं कह सकते क्योंकि AB और BC के लंबाई के बारे में जिक्र नहीं किया गया, यानी समचतुर्भुज भी हम लोग नहीं बोल सकते हैं। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा वो एक वृत्तीय होगा, यानी OBPQ जो चतुर्भुज होगा वो एक वृत्तीय होगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। किसी त्रिभुज ABC में B और C आधार कोण BO और CO द्वारा विभाजित कर दें, यानी ये तो इजी सवाल है, ये फार्मूला पता ही होगा। ABC में अगर B और C का द्विभाजक BO और CO है, अगर आंतरिक द्विभाजक मिलता है तब BOC बराबर क्या हो जाता है, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल है। अगर यही बाहरी द्विभाजक रहता है तो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल है। BO और CO का द्विभाजक अगर O है तो एंगल BOC बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल है। यानी ऐसा कहाँ पे दिया गया है, BOC 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ 90 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/2, अब प्लस एंगल A/2 लिख सकते हैं ना, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया है, π/2 प्लस एंगल A/2, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। π/2 पाई का मान 180 डिग्री होता है, 180/2 90, यानी 90 क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। अब एक सवाल केवल कॉमर्शियल मैथ का था, बाकी 25 का 25 सवाल एडवांस मैथ से आया हुआ था, और ये सवाल बताया भी जा चुका है कि अगर 96 रुपये में बेचा जाता है तो अगर लाभ प्रतिशत जो है वो अगर करायमूल के बराबर आता है, लाभ प्रतिशत अगर करायमूल के बराबर आता है तो हम क्या करते हैं, इस 96 को दो ऐसे टर्म में तोड़ते हैं कि गुना करने पे 96 और दोनों का अंतर 10 का होना चाहिए। तो 16 छक्के 96, 12 ठे 96 करेंगे तो अंतर 4 का आएगा, जबकि अंतर हमें 10 का चाहिए, अंतर हमें 10 का चाहिए। तो 16 छक्के 96, उसके बाद क्या करना है, छोटा संख्या पे एक जीरो बैठा देना है, वो इस सवाल का आंसर होगा, यानी 60 इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, जब लाभ प्रतिशत करायमूल के बराबर हो तब विक्रयमूल को दो ऐसे टर्म में तोड़ना है कि गुना करने पे 10 का अंतर गुना करने पे 96 आना चाहिए और दोनों का जो अंतर है वो 10 का होना चाहिए। तो 16 गुने 6 आया, तो इसमें छोटा संख्या कौन है, 6 में एक जीरो बैठा देना है, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये दूसरा तरीका क्या बताते हैं, 96 में से सभी ऑप्शन को घटाएंगे, 96 में से 70 को भी घटाएंगे 20 आ जाएगा, 96 में से 90 को भी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा,
अगर 96 में से 60 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 96 में से 100 को नहीं घटा सकते, क्यों नहीं घटा सकते, क्योंकि यहाँ पे 96 रुपये हम बेच रहे हैं, अगर 100 रुपये हम खरीदते तब तो हमको हानि हो रहा है ना, तो जबकि यहाँ पे बोला लाभ हो रहा है, तो इसीलिए 100 को तो ऑप्शन वैसे ही खत्म हो गया। तो घटाने के बाद जो संख्या पूर्ण वर्ग दे, 36 पूर्ण वर्ग है 6 का, किसी न किसी का पूर्ण वर्ग होना चाहिए, यानी जो अंतर पूर्ण वर्ग आ जाए वो सवाल का आंसर होगा। यानी 60 रखने पे इस दोनों का जो अंतर आ रहा है वो पूर्ण वर्ग आ रहा है, यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।